टॉपिक आपका क्या है, कास्टिग्लियानो थ्योरम्स। ठीक है, तो कास्टिग्लियानो आपका कोई थे एक इंसान जिन्होंने काफ़ी योगदान दिया है आपका सिविल इंजीनियरिंग फील्ड में। ठीक है, तो कास्टिग्लियानो ने आपकी दो इंपॉर्टेंट थ्योरम्स डिराइव की है स्ट्रक्चरल एनालिसिस में। ठीक है, वो दोनों ही थ्योरम की काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। ठीक है, तो फर्स्ट थ्योरम जो है वो उससे आप डिफ्लेक्शन निकाल सकते हो, और जो सेकंड थ्योरम है उससे आप रिडंडेंट फोर्स निकाल सकते हो। ठीक है, रिडंडेंट रिएक्शन कंपोनेंट निकाल सकते हो, और फर्स्ट थ्योरम से आप डिफ्लेक्शन निकाल सकते हो। ठीक है, तो सबसे पहले आपका फर्स्ट थ्योरम के बारे में पढ़ते हैं, एंड देन आपका जो आपकी दूसरी थ्योरम है सेकंड थ्योरम उसको देखते हैं। आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग आपका जो फर्स्ट थ्योरम है वही इंपॉर्टेंट है, वही आपके सिलेबस में है। ठीक है, सेकंड थ्योरम आपके सिलेबस में नहीं है, राइट, क्योंकि फर्स्ट थ्योरम से आप डिफ्लेक्शन निकाल सकते हो, और आपका जो चल रहा है टॉपिक ये डिफ्लेक्शन निकालने वाला ही चल रहा है ना। तो फर्स्ट थ्योरम से आप डिफ्लेक्शन निकाल सकते हो, और जो सेकंड थ्योरम है उससे आप रिडंडेंट रिएक्शन निकाल सकते हो। तो रिडंडेंट रिएक्शन आपको कहाँ मिलती है, जहाँ पर आपका स्ट्रक्चर स्टैटिकली इनडिटर्मिनेट हो। ठीक है, जो आपके इनडिटर्मिनेट स्ट्रक्चर होते हैं वहाँ पे आपको रिडंडेंट रिएक्शंस मिलती है। रिडंडेंट रिएक्शन क्या होती है आपकी, ये आपकी वो रिएक्शंस होती है जिनको आप विद द हेल्प ऑफ इक्विलिब्रियम इक्वेशन नहीं निकाल कैलकुलेट कर सकते हो, है ना। तो ये आपकी वो एक्स्ट्रा रिएक्शंस है जिसको आप इक्विलिब्रियम इक्वेशन की हेल्प से नहीं निकाल सकते हो, तो वहाँ पर आपको इस थ्योरम की हेल्प से उनको निकाल सकते हो, है ना। तो इंडिटर्मिनेट आपका अभी सिलेबस में तो नहीं है, आपका वो स्ट्रक्चर एनालिसिस 2 में आएगा, है ना। तो इसलिए आपका सेकंड थ्योरम आपका इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है आपके एज पर सिलेबस पॉइंट ऑफ व्यू। ठीक है, क्योंकि वो आपका इनडिटर्मिनेट स्ट्रक्चर्स में यूज़ होती है, और आपके सिलेबस में अभी केवल डिटर्मिनेट स्ट्रक्चर है। ठीक है, तो इसलिए फर्स्ट थ्योरम आपकी इंपॉर्टेंट है, इसी यही आपके पेपर में आएगी। ठीक है, और इसी के बेस पर आपके क्वेश्चंस भी आएंगे। ठीक है, तो ये थ्योरम क्या कह रही है आपका, इन अ लीनियरली इलास्टिक स्ट्रक्चर पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ द स्ट्रेन एनर्जी with respect to a load is equal to the deflection of the point where the load is acting, the deflection being measured in the direction of the load। तो यह क्या कह रही है आपकी थ्योरम। सबसे पहले इस थ्योरम के कुछ आपके वो होते हैं एजम्पशंस होते हैं, जैसे कि आपके यहाँ पे लिखा है इन ए लीनियरली इलास्टिक स्ट्रक्चर, दैट मीन्स आपका स्ट्रक्चर कैसा होना चाहिए, लीनियरली इलास्टिक होना चाहिए। ठीक है, आपका ये स्ट्रक्चर हुक्स लॉ फॉलो करना चाहिए, राइट। लीनियरली इलास्टिक का मतलब क्या है, यही है। इसके अलावा आपके कुछ और भी होते हैं एजम्पशंस, जैसे कि आपके जो सपोर्ट्स होते हैं वो आपके अनयील्डिंग होने चाहिए। सपोर्ट्स आर अनयील्डिंग। अनयील्डिंग का मतलब पता है किसी को, अनयील्डिंग का मतलब क्या होता है। मैंने कहा सपोर्ट्स आपके अनयील्डिंग होने चाहिए, तो इसका मतलब क्या है, एनीवन नहीं पता। सपोर्ट्स में मूवमेंट ना हो। हाँ, सपोर्ट्स आपके डिस्प्लेस नहीं करना चाहिए, सिंक नहीं करना चाहिए। सर सपोर्ट्स में मूवमेंट ना हो। हाँ बिल्कुल सही, बिल्कुल ठीक है। आप जो सपोर्ट्स होते हैं, जैसे आपका मान लो आपका एक इस तरीके से आपका एक बीम है, तो कुछ स्ट्रक्चर में आपके जो सपोर्ट होते हैं वो आपके यील्ड कर सकते हैं, मतलब आपके डिफ्लेक्ट कर सकते हैं अपने पोजीशन से, तो कुछ ऐसे इस तरीके से सिंक कर जाते हैं आपका सपोर्ट, मतलब कुछ डिस्टेंस आपका ऐसे ट्रैवल कर जाते हैं नीचे की तरफ, है ना। इसको हम आपका सिंकिंग ऑफ सपोर्ट भी कहते हैं। तो आपका इस केसेस के लिए आपका ये अप्लाई नहीं होगा। ठीक है, तो ये आपका एक असम्पशन है कि आपका सपोर्ट्स क्या होना चाहिए, अनयील्डिंग होने चाहिए। ठीक है, इसके अलावा आपका जो मटेरियल यूज़ हो रहा है स्ट्रक्चर में, वो मटेरियल आपका आइसोट्रोपिक होना चाहिए एंड होमोजीनियस होना चाहिए, है ना। आइसोट्रोपिक एंड होमोजीनियस क्या होता है, हम आपका सूम में पढ़ चुके हैं ऑलरेडी। ठीक है, आपका हुक्स लॉ वैलिड होना चाहिए। एंड लास्ट इज आपके जो टेम्परेचर स्ट्रेसेस होते हैं, दैट इज़ थर्मल स्ट्रेसेस, वो आपके यहाँ पे नेग्लेक्टेड है। ठीक है, वो आप कंसिडर नहीं कर रहे हो इस केस में। ठीक है, तो ये कुछ आपके असम्पशन हैं जो आपका ये थ्योरम जिस पे बेस्ड है। ठीक है, तो इन असम्पशन के साथ आपका ये थ्योरम कह रही है कि अगर हम आपका पार्शियल डेरिवेटिव करते हैं स्ट्रेन एनर्जी का विद रिस्पेक्ट टू लोड, अगर हम आपका u का पार्शियल डेरिवेटिव करते हैं विद रिस्पेक्ट टू लोड, तो ये आपको वैल्यू देता है डिफ्लेक्शन की, दैट इज़ डेल्टा। डेल्टा की आपकी ये वैल्यू देगा वेयर द लोड इज एक्टिंग, जहाँ पे आपका लोड एक्ट कर रहा होगा वहीं पे आपका डिफ्लेक्शन दे देगा ये। ठीक है, एंड इस डिफ्लेक्शन की डायरेक्शन क्या होगी, जो आपकी लोड की डायरेक्शन होगी। लेट सपोज आपका एग्जांपल देता हूँ, यहाँ पे आपका एक सिंपल सपोर्टेड बीम है इस तरीके से।
यहाँ पे आपका एक लोड लग रहा है P, तो ड्यू टू दिस P लोड आपका कुछ डिफ्लेक्शन आएगा स्ट्रक्चर में। लेट सपोज आपका ये डेल्टा आ गया डिफ्लेक्शन, ठीक है। तो अगर आपको इस पॉइंट लोड P के नीचे अगर आपको डिफ्लेक्शन चाहिए, तो अगर आप स्ट्रेन एनर्जी का डेरिवेटिव करते हो विद रिस्पेक्ट टू दिस लोड, तो आपको वहाँ पे का डिफ्लेक्शन मिल जाएगा जहाँ पे आपका लोड लग रहा है, राइट। ये डिफ्लेक्शन कहाँ का मिला आपको, जहाँ पे आपका ये P लोड लग रहा है, ठीक है। एंड इसकी डायरेक्शन सेम है जो आपकी P लोड की डायरेक्शन है। P आपका डाउनवर्ड डायरेक्शन में है, तो आपका डिफ्लेक्शन भी डाउनवर्ड डायरेक्शन में हो रहा है। क्लियर है सभी को, ठीक है। तो आपके स्ट्रक्चर में एक तो आपका लोड लगता है P, और एक आपका कंसनट्रेटेड मोमेंट भी लग सकता है M, है ना, जो आपका M होता है, ठीक है। तो अगर आप इसी स्ट्रेन एनर्जी को विद रिस्पेक्ट टू दिस M डेरिवेशन करते हो, है ना, du/dm अगर आप करते हो, तो आपको फिर स्लोप मिल जाएगा थीटा, ठीक है। तो अगर आपको कहीं पे स्लोप कैलकुलेट करना है, तो आप अपनी स्ट्रेन एनर्जी को डिफरेंशिएट कर दोगे विद रिस्पेक्ट टू M, और अगर आपको कहीं पे डिफ्लेक्शन कैलकुलेट करना है, तो आप अपनी स्ट्रेन एनर्जी को डिफरेंशिएट कर दोगे विद रिस्पेक्ट टू P, ठीक है। तो ये दो आपकी फॉर्मूले मिलते हैं इस थ्योरम से। क्लियर है सभी को, थ्योरम क्या कहती है आपकी, यही चीज़ यहाँ पे आपकी लिखी है, du/dp इज इक्वल टू डेल्टा I, है ना, एंड du/dm इक्वल टू आपका थीटा j, ठीक है। ये आपका स्लोप है थीटा। क्लियर है। यहाँ पे आपका I और J का मतलब क्या है, इसको समझ लेते हैं। ये आपका कह रहा है कि आपको जो डिफ्लेक्शन मिल रहा है वो उसी लोड के नीचे मिल रहा है ना, जिस लोड के रिस्पेक्ट आपने डिफ्रेंशिएट किया है। तो लेट सपोज इसका मतलब ये है कि अगर आपका एक बीम में एक से ज़्यादा आपके लोड लग रहे हैं, लेट सपोज आपके दो लोड लग रहे हैं P1 P2, ठीक है, और आपको यहाँ पर आपका डिफ्लेक्शन मिल रहा है आपको, और उसकी वैल्यू क्या है आपकी डेल्टा 1 मान लेते हैं, और उसकी आपके डेल्टा 2 मान लेते हैं, राइट। और आपकी कुछ स्ट्रेन एनर्जी आपने निकाल दी, जैसे आप निकालती है, फिर तुमने सीखा आपका स्ट्रेन एनर्जी निकालना, ठीक है। तो आप स्ट्रेन एनर्जी को अगर आप डिफ्रेंशिएट करते हो विद रिस्पेक्ट टू P1, तो आपको डेल्टा 1 मिलेगी, ठीक है। और अगर आप इसे डिफ्रेंशिएट करते हो विद रिस्पेक्ट टू P2, तो आपको डेल्टा 2 मिलेगा, राइट। तो आपको देखना पड़ेगा आपको डिफ्लेक्शन कहाँ पे चाहिए। अगर आपको डेल्टा 1 पे चाहिए, तो आप P1 के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करोगे। अगर आपको डेल्टा 2 पे चाहिए, डेल्टा 2 चाहिए, तो आप P2 के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करोगे। क्लियर हो गया, थ्योरम क्या कह रही है आपकी, बताओ सभी को क्लियर है थ्योरम? यस सर। ठीक है। तो ये आपकी फर्स्ट थ्योरम कहती है, जिसके बिहाफ में हम कुछ क्वेश्चन भी करने वाले हैं अभी, पर उससे पहले आपका सेकंड थ्योरम भी देख लेते हैं। ऑल तो आपकी इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, बट स्टिल आपको पता होनी चाहिए क्या कहती है सेकंड थ्योरम, क्या पता आपके बाद में सेक्शन 2 में हो ना हो, है ना। तो सेकंड थ्योरम आपकी जो कहती है कास्टिग्लियानो की, वो जस्ट इसका उल्टा कह देती है, ठीक है। तो सेकंड थ्योरम में आपका जो इसका स्टेटमेंट होगा क्या होगा, सबसे पहले तक के सब एजम्पशंस जो रहेंगे वो सेम रहेंगे, जो अभी हमने आपके देखे थे, ठीक है, और सारे वो सेम रहेंगे। देन ये कह रही है आपकी कि पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ स्ट्रेन एनर्जी विद रिस्पेक्ट टू deflection with respect to deflection or slope will give the load or moment at that point, ठीक है। इसमें जस्ट उल्टा हो गया। इसमें क्या कह रहा है आपका कि अगर आप u को डिफ्रेंशिएट करते हो विद रिस्पेक्ट टू डिफ्लेक्शन डेल्टा, तो आपको वहाँ से क्या मिल जाएगा, फोर्स मिल जाएगा P, राइट। हमने आपका उल्टा करा, जैसे देखो आप यहाँ पे देखो, यहाँ पे आपका P से डिफ्रेंशिएट कर रहे थे, आपको डेल्टा मिल रहा था। इस केस में आप डिफ्लेक्शन से डिफ्रेंशिएट करोगे तो आपको फोर्स मिल जाएगा। सिमिलरली अगर आपको स्लोप चाहिए, तो आप क्या करोगे, स्ट्रेन एनर्जी को डिफ्रेंशिएट करोगे विद रिस्पेक्ट टू मोमेंट, एंड आपको वहाँ से स्लोप मिल जाएगा थीटा, राइट। तो ये है आपकी सेकंड थ्योरम ऑफ कास्टिग्लियानो, ठीक है। तो दोनों ही आपके एक दूसरे के आपके क्या है, रेसिप्रोकल टाइप के हैं, एकदम से उल्टा टाइप का है ना। और आप देख सकते हो यहाँ पे आपको जो नोन है वो आपके डिफ्लेक्शंस आपको नोन है, एंड आप कैलकुलेट कर रहे हो लोड एंड मोमेंट, लोड एंड सॉरी मैंने यहाँ पे आपका दोबारा वही लिख दिया,
हम कैलकुलेट कर रहे हैं इस सेकंड थ्योरम के हेल्प से आपका लोड एंड मोमेंट कैलकुलेट कर रहे हैं ना। तो ये आपके लोड जो होते हैं वो रिडंडेंट होते हैं, जो आप नॉर्मल इक्वेशन से नहीं निकाल पा रहे हो, राइट। जो आपके लोड एंड मोमेंट है ये रिडंडेंट है। जब आप इक्विलिब्रियम इक्वेशन के हेल्प से आप अपने फोर्सेस को नहीं निकाल ये पाते हो। थ्योरम लिखने को भी आती हैं? हाँ ऑब्वियसली, बिल्कुल उनका स्टेटमेंट आपको आएगा, कास्टिग्लियानो फर्स्ट थ्योरम का आपका आएगा, ठीक है। अगर आपका मेंशन रहा वहाँ पे कास्टिग्लियानो फर्स्ट थ्योरम तो आपको ये लिखनी है, अगर सेकंड थ्योरम लिखा हुआ हो तो आपको ये लिखनी है, ठीक है। पर सेकंड थ्योरम आपका नहीं आएगा जहाँ तक मुझे लगता है, क्योंकि आपका सिलेबस में नहीं है। क्या पता आपको केवल लिखा हुआ है कि डिराइव एंड स्टेट कास्टिग्लियानो थ्योरम, आपका ऐसे नहीं लिखा हुआ है कि फर्स्ट एंड सेकंड, तो फिर आपको फर्स्ट थ्योरम ही लिखनी पड़ेगी वहाँ पर, ठीक है, क्योंकि यही आपका सिलेबस में है। अगर आपको केवल कास्टिग्लियानो थ्योरम पूछता है तो आप फर्स्ट थ्योरम लिख दोगे वहाँ पे, ठीक है। क्लियर है सभी को? यस सर। हाँ, तो दोनों ही थ्योरम आपका आई होप क्लियर होगी, दोनों का पर्पस क्या है, यूज़ क्या है। जो आपकी नीचे वाली थ्योरम है सेकंड थ्योरम, ये आपके रिडंडेंट रिएक्शन निकालने का काम आती है, जो आपकी इंडिटरमिनेट स्ट्रक्चर में होती है, ठीक है। मैंने आपको बताया था जब आपका इंडिटरमिनेट स्ट्रक्चर होता है, यहाँ पे आपको कुछ रिएक्शंस आप कैलकुलेट नहीं कर पाते हो विद द हेल्प ऑफ इक्विलिब्रियम इक्वेशन, है ना। आपकी एक आध बच जाएगी इक्वेशंस, है ना, तो उनको आप निकालते हो विद द हेल्प ऑफ कंपेटिबिलिटी इक्वेशंस, है ना। आप डिफॉर्मेशन क्राइटेरिया को यूज़ करके डिफॉर्मेशन की हेल्प से आप उन फोर्सेस को निकालते हो, तो ये वही आपका हेल्प करने वाली है थ्योरम, ठीक है। तो फिलहाल हम आपका एक क्वेश्चन कर लेते हैं कास्टिग्लियानो फर्स्ट थ्योरम के बेसिस पे, ठीक है। तो आपको ये क्वेश्चन श्योर होगा आपकी स्क्रीन में, है ना। तो ये काफ़ी सिंपल सा क्वेश्चन है आपका ये, है ना। और ये आपका एक स्टैंडर्ड केस है स्लोप एंड डिफ्लेक्शन का, जो आपको मैंने 11-12 स्टैंडर्ड केस बताए थे, उसमें से आपका एक केस है जब आपका एक पॉइंट लोड एक्ट कर रहा हो किसी सिंपली सपोर्टेड बीम में, एंड वो आपका मिड पॉइंट पे एक्ट ना कर रहा हो, कहीं और एक्ट कर रहा हो, ठीक है। ये भी आपको याद रहना चाहिए। तो इसी को निकाल कर देख लेते हैं विद द हेल्प ऑफ दिस थ्योरम, ठीक है। तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ता है, रिएक्शंस निकालनी पड़ती है ना, राइट। स्टेन कास्टिग्लियानो थ्योरम क्या कह रहा है आपका, ठीक है। इसको देख लेते हैं कास्टिग्लियानो थ्योरम क्या कह रहा है आपका। कास्टिग्लियानो थ्योरम कह रहा है आपका कि डेल यू बाय डेल पी विल Del गिव U upon del डेल्टा, F. है ना, एंड डेल यू अपॉन डेल एम विल गिव थीटा, ठीक है। तो आपको डेल्टा निकालने के लिए पहले आपको यू निकालना पड़ेगा, स्ट्रेन एनर्जी निकालनी पड़ेगी। और स्ट्रेन एनर्जी का फॉर्मूला क्या है आपका, यू इज इक्वल टू एम एक्स स्क्वायर अपॉन 2EI dx, यही हमने आपका पढ़ा है, यही पढ़ा है, ठीक है। तो आप चाहो तो डायरेक्ट एक डेल्टा का फॉर्मूला बना सकते हो, इसी को थोड़ा यहाँ पे मॉडिफाई करके। अगर मैं आपका इस डी यू को डिफ्रेंशिएट कर दूँ विद रिस्पेक्ट टू पी, तो आपको डेल्टा मिल जाएगा, है ना। तो आपका जो ये इक्वेशन बनेगी ऊपर वाली, वो कुछ इस तरीके से बन जाएगी, ठीक है। आपका 2EI कांस्टेंट है तो आपका सेम रहेगा ऐसे ही, ठीक है, नीचे कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला उसमें। जो आपका एम एक्स स्क्वायर है उसको आप डिफ्रेंशिएट कर दोगे विद रिस्पेक्ट टू पी, तो आपका ये बनेगा 2mx आपको वॉइस आ रही है, ठीक है। अभी डिस्कनेक्ट हो गया था, वॉइस आ रही है आप सभी को, यस सर, अब आई। ठीक है। देखो आपका 2EI कांस्टेंट टर्म है तो उसको डिफरेंशिएट करने की जरूरत नहीं है। जो आपका एम एक्स स्क्वायर है उसको आप डिफरेंशिएट करोगे विद रिस्पेक्ट टू पी, तो मैंने एम एक्स स्क्वायर को डिफरेंशिएट किया तो आपका 2mx आ जाएगा। फिर आप एम एक्स को फर्दर डिफरेंशिएट करोगे विद रिस्पेक्ट टू पी, ऐसे ही करते हैं ना आपका डिफरेंशिएशन। मल्टीप्लाई डी एक्स आपका ऑलरेडी यहाँ पर Into dx. हाँ, ठीक है। तो ये आपका एक फॉर्मूला बन गया यहाँ पर, ठीक है। तो आप चाहो तो इस फॉर्मूले को भी यूज़ कर सकते हो अगर आपको कास्टिग्लियानो थ्योरम से पूछता है वो डिफ्लेक्शन निकालने के लिए, ठीक है। जैसा क्वेश्चन में लिखा है ना यहाँ पर, यूजिंग कास्टिग्लियानो थ्योरम डिटरमाइन द डिफ्लेक्शन अंडर द लोड। आपका डिफ्लेक्शन कहाँ पर पूछा है उसने, इस लोड के अंदर ही पूछा है आपका, ठीक है। ऐसा भी हो सकता है कि आपको डिफ्लेक्शन कहीं और पूछ ले, इस लोड के अंडर ना पूछे, तो उस केस में क्या करना है वो आपका अभी फर्दर क्वेश्चंस में देखेंगे, ठीक है। फिलहाल आपका लोड के नीचे ही पूछा है उसने, तो इन दैट केस आप इस फॉर्मूले को भी यूज़ कर सकते हो जो आपका डेल्टा का फॉर्मूला है। यहाँ पे आप पहले एम एक्स कैलकुलेट करो, है ना। आप क्या करो, आप पहले सबसे पहले एम एक्स कैलकुलेट करो, फिर आप डी डेल्टा एम एक्स अपॉन डेल्टा पी भी कैलकुलेट कर लो, और आप फिर इस फॉर्मूले में पुट कर दो, है ना। तो करके देखते हैं इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे।
तो mx निकालने के लिए सबसे पहले हमें आपका रिएक्शंस निकालनी पड़ेगी एट ए एंड बी पे, ठीक है। तो रिएक्शंस कितनी कितनी आ रही है मुझे फटाफट से बताओ, रिएक्शंस तो आप लोग निकाल ही सकते हो। रिएक्शंस कितनी आ रही है? एक्सक्यूज मी सर, हाँ बोलो। आगे होगा सर Pb/L। ठीक है, रिएक्शंस निकालते हैं आपका आर। सर मेरे में स्क्रीन शो नहीं हो रहा है सर। बेटा एक बार बाकी बच्चों को शो हो रहा है तो आप एक बार अपना रिफ्रेश करो, है ना, लीव करके दोबारा ज्वाइन करो। आगे होगा सर Pb/L हाँ बिल्कुल सही। आर ए आपका होगा पी बी बाई एल और आर बी अब आपका होगा Pa/L। पी ए बाई एल, बिल्कुल सही निकाला आपने, ठीक है। यस। नॉर्मल आपने कैसा निकाला होगा यहाँ पे समीशन एम बी इक्वल टू 0 क्या होगा, तो वहाँ से आपको आर ए की वैल्यू मिल गई होगी एंड देन आप यहाँ पर समीशन एफ वाई इक्वल टू 0 भी यूज़ कर सकते हो, है ना। तो आपको आर बी की वैल्यू मिल जाएगी पी ए बाई एल, ठीक है। यहाँ तक सभी को समझ में आया, ठीक है। अब हम आपका सॉल्व करते हैं फर्दर, ठीक है। तो आप सबसे पहले इस बीम को देखो, जो आपकी ये बीम गिवन है क्वेश्चन में, ये आपका ए पार्ट है, ये बी पार्ट है, यहाँ पे आपका लोड लग रहा है कहीं पे P एट ए डिस्टेंस ए फ्रॉम ए पॉइंट एंड बी फ्रॉम बी पॉइंट एंड टोटल स्पैन कितना है आपका, कैपिटल L है, ठीक है। तो यहाँ में हमें आपको दो सेक्शन लेने पड़ेंगे, राइट, क्योंकि आपका जो ए से लेके आपका इस पॉइंट को C बोल देते हैं, आपका C पॉइंट है, ए से लेके C तक आपका एक ही सेक्शन फॉलो करेगा आपका, है ना। ए से लेके आपका एक सेक्शन ले लेंगे आपका, तो ये सेक्शन आपका ए से लेकर C तक की मूवमेंट की वैल्यू दे सकता है, सेम रहेगी, बट आफ्टर C आपकी मूवमेंट की वैल्यू चेंज हो जाएगी, राइट। अगर मैं यहाँ पे सेक्शन लेता हूँ तो आपको मूवमेंट की वैल्यू कुछ डिफरेंट मिलेगी। तो C से लेकर B तक आप अलग तरीके से C से लेकर B आप अलग लेके सॉल्व करोगे एंड ए से लेकर C आप अलग सॉल्व करोगे, राइट। मेरे कहने का मतलब ये है आपका जो आपकी स्ट्रेन एनर्जी होगी वो दो पार्ट से मिलकर बनेगी, UAC प्लस UCB, राइट, जो हमने आपका कल भी किया था। ये क्यों कर रहे हैं आपका, क्योंकि आपका सेक्शन डिफरेंट है फॉर बोथ केसेस, आपका दोनों सेक्शन में आपको डिफरेंट mx की वैल्यू मिलने वाली है और आप मोमेंट की वैल्यू ही यूज़ करते हो अपने स्ट्रेन एनर्जी के फॉर्मूले में, है ना। तो आपको यहाँ पे सेक्शन चेंज करने पड़ेंगे दोनों के लिए, ठीक है। तो आपसे गलतियाँ ना हो इसके लिए चाहो तो आप एक टेबल भी यूज़ कर सकते हो, जो आपका बुक में टेबल यूज़ करी है। मैं आपका इसको एक टेबल की तरीके से दिखा देता हूँ, इस इन्फॉर्मेशन को क्या कोई गलती ना हो, है ना। ये आपका बिगनर हो आप तो बिगनर के लिए आपका थोड़ा हेल्पफुल रहेगी ये टेबल, ठीक है। तो टेबल में आपको क्या रहा है, पोजीशन पोर्शन AC पोर्शन आपका है और दूसरा पोर्शन क्या है आपका CB पोर्शन है ना। तो आपने दो पोर्शन में डिवाइड कर दिया है, AC एंड CB, ठीक है, राइट। अब इन पोर्शंस की हमें कौन कौन सी इन्फॉर्मेशन चाहिए होगी देख लेते हैं। पहले आपका UAC का फॉर्मूला क्या होगा आपका, mx स्क्वायर बाई 2EI एंड dx प्लस mx स्क्वायर dx अपॉन 2EI, राइट। यहाँ पे अपने mx1 मान लो इसको और mx2 मान लो, और इनकी जो लिमिट होगी वो भी पता होना चाहिए। लिमिट कैसे लिखते हैं वो देख लेते हैं आपका, 0 से A। हाँ बिल्कुल, आपका ए बी वाली क्या होगी, 0 से लेके A होगी, है ना। तो यहाँ पे जो आपकी इन्फॉर्मेशन इन्होंने टेबल में लिखी किस तरीके से लिखी है, सबसे पहले आपका इन्होंने ओरिजिन डिसाइड किया है। ओरिजिन मतलब आप कहाँ से डिस्टेंस ले रहे हो, तो फॉर AC पोर्शन आप A से डिस्टेंस ले रहे हो, है ना, आपने A से लिया है डिस्टेंस को। एंड इन CB पोर्शन आप कहाँ से ले रहे हो डिस्टेंस, आपको वो लिखना पड़ेगा। मैं यहाँ पे B से ले रहा हूँ। ये आपने ओरिजिन कैसे सेट करा कि आप जो सेक्शन ले रहे हो आप अपना मूवमेंट के लिए, उसका आप डिस्टेंस कहाँ से ले रहे हो। तो फॉर लेफ्ट हैंड साइड मैं आपका डिस्टेंस A से ले रहा हूँ, है ना। फिर आपकी मूवमेंट की इक्वेशन बनाऊंगा आपका मैं, एंड फॉर CB पोर्शन आपका मैं सेक्शन ले रहा हूँ, उसकी डिस्टेंस आपकी B से ले रहा हूँ, राइट। तो मैंने आपकी किस पॉइंट से डिस्टेंस लिया इस सेक्शन की, वो आपका ओरिजिन हो जाएगा। तो इन लेफ्ट हैंड पोर्शन आपका A ओरिजिन है एंड आपका राइट हैंड पोर्शन में आपका B ओरिजिन है, ठीक है। देन आप उस ओरिजिन की लिमिट लिख लो, है ना, ये लिमिट कहाँ से कहाँ तक रहेगी। तो जो आपका ये है AC पोर्शन, वहाँ पे आपकी 0 से लेके कहाँ तक जा रही है, A पॉइंट तक जा रही है ना, A लेंथ तक जा रही है। एंड जो आपका CB पोर्शन है वहाँ पे आपकी 0 से लेके B पोर्शन तक जा रही है, राइट। देन आप यहाँ पे मोमेंट कैलकुलेट कर दो।
आपका थोड़ा ईजी हो जाएगा, ठीक है। तो अगर आप मोमेंट कैलकुलेट करते हो सबसे पहले एसी पोर्शन के लिए, तो आपको क्या वैल्यू मिलेगी मोमेंट की, ये आपका आर ए है, तो आर ए इंटू एक्स मिलेगा आपको मोमेंट। फॉर एसी पोर्शन क्या मिलेगा, आर ए डॉट एक्स पॉजिटिव होगा आपका ये, और आर ए की वैल्यू क्या है आपकी, पी बी बाई एल डॉट एक्स, ये आपका मोमेंट आ गया फॉर एसी पोर्शन। एंड अगर आप सी बी पोर्शन देखते हो तो इन दैट केस आपका यहाँ पे आर बी है, तो यह आपका आर बी डॉट एक्स हो जाएगा। एंड ये भी आपका पॉजिटिव होगा क्योंकि आपका राइट हैंड साइड आपके फोर्स ये एंटी क्लॉकवाइज पॉजिटिव होता है। आर बी की वैल्यू क्या है आपकी, पी ए बाई एल डॉट एक्स, ठीक है। तो मोमेंट आपने यहीं पे कैलकुलेट करें, ठीक है। देन आपका आप यहाँ पे चाहो तो फ्लैक्स, हाँ देन आप यहाँ पे चाहो तो फ्लैक्सुलर रिजिडिटी भी देख लो, कहीं किसी की डिफरेंट ना हो। इन दिस केस आपकी दोनों की सेम है, दोनों की ई आई है, कभी कभी आपकी डिफरेंट भी रहती है ना, तो आप इसको भी इंक्लूड कर सकते हो अपनी टेबल में। तो आपने दोनों ही पोर्शन की सारी इन्फॉर्मेशन लिख दी है, अब आप इनकी हेल्प से अपना निकाल सकते हो इजीली अपनी स्ट्रेन एनर्जी, ठीक है। तो U विल बी इक्वल टू यू ए सी प्लस यू सी बी, एंड इंटीग्रेशन आपका 0 से लेके ए तक हो रहा है आपका एम एक्स स्क्वायर, एम एक्स कितना है आपका फॉर ए सी पोर्शन, पी बी एक्स अपॉन एल का होल स्क्वायर, राइट, डिवाइडेड बाई 2 ई आई डॉट डी एक्स, ठीक है, प्लस 0 टू बी आपका सी वी पोर्शन के लिए हो जाएगा। एंड यहाँ पे आपका एम एक्स कितना मिल रहा है, पी ए बाई एल मल्टीप्लाई बाई एक्स का होल स्क्वायर अपॉन 2 ई आई डॉट डी एक्स, ठीक है। ये आपकी इक्वेशन बन गई, आप इसे सॉल्व करोगे आपको स्ट्रेन एनर्जी मिल जाएगी, ठीक है। तो फटाफट इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। सॉल्व करना आपको ऑलरेडी आता होगा, इसमें कोई डिफिकल्ट नहीं है आपका, मैं कल भी आपको करा चुका हूँ सॉल्व कैसे करते हैं, ठीक है। सबसे पहले आप स्क्वायर को खोलो अपना, तो आपका स्क्वायर खोलोगे तो आपका जो आपका कांस्टेंट टर्म है उसको बाहर ले लेता हूँ, ठीक है। तो आपका यहाँ पे स्क्वायर खोलोगे तो पी स्क्वायर आएगा, बी स्क्वायर आएगा अपॉन आपका एल स्क्वायर आएगा, है ना, और 2 ई आई आपका ऑलरेडी यहाँ पर है, और मल्टीप्लाई बाई एक्स स्क्वायर आपका आ जाएगा, राइट, डी एक्स। तो पी स्क्वायर बी स्क्वायर अपॉन 2 ई आई एल स्क्वायर आपका कांस्टेंट टर्म है, तो मैं इसको बाहर लिखता हूँ इंटीग्रेशन के, राइट। तो 0 से लेके ए आपका हो जाएगा, फिर प्लस आपका सेम टू सेम यहाँ पे सेम होगा, पी स्क्वायर ए स्क्वायर अपॉन 2 ई आई एल स्क्वायर इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू बी एक्स स्क्वायर डी एक्स, ठीक है। आप इसे इंटीग्रेट कर लो तो यह आपका आ रहा होगा, एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होता है आपका, एक्स क्यूब बाय 3 0 टू ए, सेम आपका सेम टू यहाँ पे भी ऐसे ही होगा, एक्स क्यूब बाय 3 0 टू बी, है ना, राइट, ऐसा ही होगा। देन आप इस लिमिट को पुट कर दो तो आपका मिल जाएगा आपको पी स्क्वायर बी स्क्वायर, ये आपका ए क्यूब हो जाएगा अपॉन 6 ई आई एल स्क्वायर, राइट, यही होगा। 3 की मल्टीप्लाई मैंने 2 से कर दिया तो 6 हो गया आपका, प्लस इस तरफ आपको मिलेगा पी स्क्वायर ए स्क्वायर डी क्यूब अपॉन 6 ई आई एल स्क्वायर, ठीक है। फिर आपको यहाँ पे जो कॉमन टर्म्स दिख रही है आप उसको कॉमन ले सकते हो, तो पी स्क्वायर आपका कॉमन है, ए स्क्वायर भी आपका कॉमन है, एंड बी स्क्वायर भी आपका कॉमन है ना। ब्रैकेट में आपको बचेगा आपका ए प्लस बी, यही बच रहा है, और 6 ई आई एल स्क्वायर भी आपका कॉमन है, ठीक है। आया सबको समझ में, मैंने आपका पी स्क्वायर ए स्क्वायर बी स्क्वायर अपॉन 6 ई आई एल स्क्वायर कॉमन ले लिया, दोनों में सेम है वो आपका। तो ब्रैकेट में बच रहा है आपका ए प्लस बी, एंड ए प्लस बी इज इक्वल टू कैपिटल एल, है ना, लेंथ होगा आपका जो स्पैन है आपका, राइट। तो आप ए प्लस बी को आप क्या कर सकते हो, लिख सकते हो मल्टीप्लाई बाय एल, राइट। तो यहाँ से आपका एल से आपका एक स्क्वायर कट जाएगा आपका, तो ये फाइनल आपको आपकी स्ट्रेन एनर्जी मिल जाएगी। तो कितनी मिल रही है आपको यू की वैल्यू, यू इज इक्वल टू पी स्क्वायर ए स्क्वायर बी स्क्वायर
अपॉन 6 EIL। ठीक है, ये आपका स्ट्रेन एनर्जी का फॉर्मूला आपको मिल गया। बट आपको स्ट्रेन एनर्जी नहीं निकालना था, आपको डिफ्लेक्शन निकालना था, राइट। और डिफ्लेक्शन आपको कहाँ पे निकालना है? अंडर लोड निकालना है, जो आपका लोड गिवन है P वाला। तो एस पर कास्टिग्लियानो थ्योरम आपको क्या करना पड़ेगा डिफ्लेक्शन के लिए? डेल्टा इज इक्वल टू डेल यू बाई डेल पी। आपको P के रिस्पेक्ट पर इससे डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा, है ना। तो आप इसे डिफ्रेंशिएट कर दो तो आपका ये P स्क्वायर क्या हो जाएगा? आपका 2P हो जाएगा, राइट। बाकी सब आपका कांस्टेंट है तो आपका सेम टू सेम वैसा ही रहेगा। ठीक है, तो P स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या हो गया? आपका 2P हो गया। तो 2 से आपका 6 कट गया 3 से, तो आपको जो डिफ्लेक्शन मिल रहा है क्या मिल रहा है? PA स्क्वायर B स्क्वायर अपॉन 3EIL। ठीक है, तो ये आपका फाइनल डिफ्लेक्शन आपको मिल गया, यही आपका आंसर है। ठीक है, यही फॉर्मूला होता है आपका इस केस के लिए। आपको ये फॉर्मूला याद होना चाहिए, ये आपका स्टैंडर्ड केस होता है एक। ठीक है, सभी को क्लियर है यहाँ तक? बताओ फटाफट से मुझे। यस सर। सभी को क्लियर है ना? चलिए ठीक है, यस सर। ओके। यस सर। एक नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपका। सर जो होमवर्क वाला क्वेश्चन था हाँ, वो डिस्कस हो गया? नहीं डिस्कस नहीं हुआ, आपका बाद में करते हैं डिस्कस, पहले अभी देख लेते हैं जो टॉपिक चल रहा है। ठीक है, यस सर, सॉल्व किए क्योंकि आंसर मैच कर। हाँ चलिए ठीक है, अभी लास्ट में करते हैं। ठीक है, तो एक लास्ट क्वेश्चन देखते हैं आपका आज की क्लास का। तो लास्ट क्वेश्चन में आपका एक नया कंसेप्ट आपको थोड़ा देखने को मिलेगा, थोड़ा डिफरेंट है। ये आपका एक ओवर हैंगिंग बीम दिख रहा है आपको, सिंगल ओवर हैंग है, एंड आपका ओवर हैंग में आपका एक लोड लग रहा है 3 न्यूटन का, राइट। तो क्वेश्चन में आपसे देखो क्या पूछ रहा है आपसे, डिटरमाइन द वर्टिकल डिफ्लेक्शन एट द फ्री एंड। आपको एक वर्टिकल डिफ्लेक्शन निकालना है फ्री एंड पे, सी पॉइंट पे निकालना है। सी पॉइंट आपका फ्री एंड है, दिख रहा है आपको। सी पे आपको डेल्टा सी निकालना है एक, तो है ना। एंड रोटेशन एट ए इन द ओवर हैंगिंग बी, और आपको ए सपोर्ट पे आपको स्लोप निकालना है, रोटेशन इज स्लोप। तो आपको थीटा ए भी निकालना है। ठीक है, ये दो चीज़ें निकालनी है आपको। एज्यूम कांस्टेंट ई आई, आपका ई आई सेम है फॉर बोथ द सेक्शंस। यूज़ कास्टिग्लियानो मेथड। तो यहाँ पे आपका एक इंपॉर्टेंट चीज़ आपकी यहाँ पे कि आपको स्लोप निकालने के लिए बोला है। अभी तक हमने जितने भी क्वेश्चन किए हैं आपको वहाँ पर स्लोप नहीं निकाला है हमने, है ना। तो आप इस मेथड की हेल्प से स्लोप भी निकाल सकते हो, पहली बात तो ये है। ठीक है, बट स्लोप कैसे निकालें? स्लोप निकालने के लिए आपको क्या फॉर्मूला होता है? डेल यू बाय डेल एम आपको देता है स्लोप की वैल्यू, है ना। बट आपको इस क्वेश्चन में एम तो गिवन ही नहीं है, कोई मोमेंट तो आपका एक्ट कर ही नहीं रहा है, कंसिडरेटेड मोमेंट, राइट। तो फॉर दिस केस हम कैसे इसको स्लोप को निकालते हैं, इसको समझेंगे। और यही आपका इस बात का जवाब भी दे देगा कि अगर आपका लोड कहीं और पे लग रहा हो और डिफ्लेक्शन कहीं और पे पूछ ले तो उस केस में क्या करेंगे, उसका जवाब भी आपको इस क्वेश्चन में मिल जाएगा, राइट। जैसे आपके यहाँ पे दिख रहा है आपका लोड सी पे मिल रहा है आपका लोड, है ना, सी पे लग रहा है आपका लोड। अगर आपको मैं कह देता कि आप यहाँ पे निकालो लोड, एक डीप पॉइंट है यहाँ पे लोड निकाल, यहाँ पे आप डिफ्लेक्शन निकालो, तो उस केस में आप क्या करने वाले हो, उसका जवाब भी आपको यहीं पे मिल जाएगा। ठीक है, तो इसे सॉल्व करते हैं सबसे पहले फटाफट से इसको। ठीक है, तो फर्स्ट केस तो आपका क्या है, डेल्टा सी निकालना है। डेल्टा सी आपका नॉर्मल जैसा हमने अभी निकाला है वैसे निकालेंगे, है ना। तो डेल्टा सी निकालने के लिए सबसे पहले आपको रिएक्शंस निकालनी पड़ेगी, है ना, ताकि आप मोमेंट निकाल सको। तो रिएक्शंस क्या होगी इस केस में, फटाफट से मुझे बताओ। तो रिएक्शन निकालने के लिए मैं आपको मोमेंट ले लेता हूँ बी पे। ठीक है, तो अगर आपका मैं बी पे मोमेंट ले रहा हूँ तो दो लोड है आपके बी पे, एक आपका ए पे लग रहा है और आपका एक मिनट रुक जाओ, ये ए पे आपका ये 1 न्यूटन का लोड लग रहा है कि मैं से कंफर्म कर लेता हूँ। यहाँ पे 1 का दिखा रहा है ना एक लोड।
चलिए आप 1 मिनट के 1 किलोमीटर लूट को आप भूल जाइए, ठीक है, इससे नहीं लेते हैं अभी, ज़रूरत नहीं है इसकी। ठीक है, तो आप अगर हम मोमेंट लेते हैं आपका ए पे ले लेते हैं मोमेंट, चलो कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपको बी पे दिक्कत आ रही है तो ए पे ले लेते हैं, कहीं से भी ले लो आपको निकल जाएगा। तो अगर आप ए पे ले रहे हो तो आपकी 2 फोर्सेस मिल रहा है आपको, एक आर बी मिल रहा है और एक आपका ये मिल रहा है 3 का। तो आर बी मल्टीप्लाई बाई 6 माइनस 3 मल्टीप्लाई बाई 8 इक्वल टू 0। तो यहाँ सबको आर बी मिल जाएगा। आर बी कितना रहा आपका 24/6 है ना। तो ये कितना आ गया आपका, बताओ। ठीक है, तो आर बी आपका 4 आ गया है। फिर आर ए चेक कर लेते हैं आपका, ठीक है। तो टू कैलकुलेट आर ए आपको पता है समीशन एफ वाई इक्वल टू 0 हम यूज़ कर सकते हैं। तो आर ए प्लस आर बी इज इक्वल टू कितना है आपका 3 है, और आर बी आपका कितना आ गया 4 आ गया, राइट। तो फ्रॉम हियर आप देख सकते हो कि आपका आर ए की वैल्यू क्या मिल रही है आपको -1 मिल रही है, राइट। अब ये -1 क्या रिप्रेजेंट कर रहा है आपका, कोई बता सकता है मुझको कि -1 का मतलब क्या है। सर वही रिएक्शन जो है अपवर्ड नहीं डाउनवर्ड हाँ, लग रहा बिल्कुल है। सही। जो आपका ये आर ए रिएक्शन है वो आपका वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में लग रहा है, ठीक है, ठीक है। तो या तो आप इसकी डायरेक्शन चेंज कर दो, या तो आप इसकी माइनस वैल्यू को हर जगह यूज़ करो। अगर आप इसकी डायरेक्शन डाउनवर्ड ले रहे हो तो आप इन फर्दर इक्वेशंस में माइनस यूज़ मत करना, ठीक है। एक ही चीज़ करना आप, मैंने आपको पहले ही बताया है, अगर आप माइनस ले रहे हो वैल्यू के साथ तो आप इसकी डायरेक्शन को चेंज मत करो। अगर आप इसकी डायरेक्शन को चेंज कर दे रहे हो, डाउनवर्ड कर दे रहे हो, फिर आप फर्दर इक्वेशंस में माइनस मत लेना, क्योंकि आपने ऑलरेडी इसकी डायरेक्शन चेंज कर दी है, ठीक है। ठीक है, तो आर ए आर बी आपने लिख लिया है। अब आपका हम एक सबसे पहले डिफ्लेक्शन निकालते हैं, एंड डिफ्लेक्शन निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सेम आपको यहाँ पे 2 पोर्शंस लेने पड़ेंगे। कौन कौन से पोर्शन, ए बी एंड बी सी। तो जो आपकी स्ट्रेन एनर्जी आपको मिलने वाली है वो कैसे मिलेगी, यू ए बी प्लस यू बी सी, है ना। तो दोनों ही केसेस के आपको सेक्शंस लेने पड़ेंगे। लेट सपोज मैंने आपका फॉर ए बी पोर्शन मैंने अपना सेक्शन यहाँ पे लिया और इसकी डिस्टेंस मैंने आपकी ए पॉइंट से ली, राइट। तो फॉर ए बी पोर्शन आपका ओरिजिन क्या होगा, ए होगा, है ना, और इसकी लिमिट्स क्या होगी आपकी 0 to लेके 6 तक, बी पॉइंट तक, ठीक है। एंड फॉर बी सी पोर्शन आपका मैं सेक्शन ले रहा हूँ और इसकी डिस्टेंस मैं आपका ले रहा हूँ सी पॉइंट से, ठीक है। तो इन दैट केस आपका ओरिजिन क्या होगा, सी होगा, एंड इसके जो लिमिट्स होंगे वो 0 से लेकर 2 होंगे, ठीक है। तो आप टेबल यहाँ पे दोबारा बना सकते हो सेम तरीके से, मैं नहीं बना रहा हूँ, आप चाहो तो बना सकते हो, ठीक है। तो ये आपका क्या मिलेगा आपका वैल्यू यहाँ पर, ये मिलेगा आपको 0 to लेके 6, है ना, लिमिट्स आपकी 0 to लेके 6 होगी, mx² अपॉन 2ei dx, ठीक है। एंड आपकी जो नेक्स्ट होगी वो आपकी 0 से लेके 2 होगी, mx² अपॉन 2ei dx, ठीक है। इसे आप mx2 मान लो, इसे mx1 मान लो, क्योंकि दोनों डिफरेंट है, ठीक है। तो सबसे पहले आपका जो फर्स्ट केस है, फर्स्ट सेक्शन है आपका, उसके लिए आपका मोमेंट की वैल्यू क्या मिल रही है आपको, क्या मिल रही है आपको सेक्शन पे, आर ए इंटू एक्स मिल रही है, बट आप देख सकते हो आपका आर ए नीचे की तरफ है आपका, तो इन दैट दिस केस आपका जो मोमेंट मिलेगा नेगेटिव मिलेगा, है ना, माइनस में मिलेगा, माइनस आर ए मल्टीप्लाई बाय एक्स का होल स्क्वायर अपॉन 2ei डॉट डी एक्स। एस का साइन कन्वेंशन आपका नेगेटिव आएगा, बट उसका कुछ इफेक्ट नहीं आने वाला है आपको, क्योंकि स्क्वायर है, राइट, ठीक है। देन जब आपका नेक्स्ट पार्ट है 0 से लेकर 2, इन दिस केस आपका जो लोड मिल रहा है आपको सेक्शन के राइट हैंड साइड में 3 मिल रहा है केवल, है ना, और 3 आपका एक डाउनवर्ड फोर्स है, और राइट हैंड साइड में आपके डाउनवर्ड फोर्सेस नेगेटिव होते हैं, है ना। तो ये आपका -3x आएगा का होल स्क्वायर अपॉन 2ei dx, ठीक है। तो आप इसको सॉल्व कर लो फर्दर, आर ए की वैल्यू कितनी थी, 1 थी, आप उसे पुट कर सकते हो। तो ये आपका आ जाएगा x² अपॉन 2ei, राइट।
क्योंकि आर आपका 1 है, आपका 1 ही रहेगा, है ना, 1 का स्क्वायर 1। सेम यहाँ पे आपका क्या है, -3 का एक्स स्क्वायर है, तो आपका ये हो जाएगा 9x स्क्वायर, राइट, अपॉन 2ei dx। ठीक है, इसे फर्दर सॉल्व कर लेते हैं आपका। तो ये आपका क्या आ रहा है, इसे फटाफट सॉल्व करो, क्या वैल्यू आ रही है, आप तो कर सकते हो आप इसको। ये आपका x³ हो जाएगा 0 to 6, ये आपका हो जाएगा 9/2, ei आपका बाहर आ जाएगा, x³ 0 to 2। ठीक है, इसकी वैल्यू आप लोग कैलकुलेट करो। ठीक है, ये आपकी आनी चाहिए, कितनी आ रही है मुझे बताओ ज़रा एक बार, कितनी आ रही है। देन आप डेल्टा सी निकाल सकते हो, आपका यू निकल जाएगा यहाँ से 64/ei। 84/ei आ रही है, क्या अभी चेक कर लेना आप इसको। देन आपका डेल्टा सी क्या मिलेगा आपको, हाँ देखो यहाँ पे एक हमने गलती कर दी है, हमने आपकी लोड की वैल्यू पुट कर दी यहाँ पे 3, है ना, ये लोड आपको पुट नहीं करना था। अब हम इस वैल्यू को पुट करके आपका यू तो निकाल सकते हैं, बट आपका डेल्टा सी नहीं निकाल पाएंगे। डेल्टा यू बाई क्या होता है, आपका डेल्टा पी होता है, राइट। अब आपके फॉर्मूले में पी तो है ही नहीं, तो आप डिफ्रेंशिएट कैसे करोगे इसको, राइट। तो इसीलिए आपको क्या करना पड़ता है हमको, अगर आपको तो 48/ei। हाँ जो भी है ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, आपका ये वैल्यू आपको कुछ हेल्प नहीं करने वाली, जो भी आपकी वैल्यू आने वाली है। ठीक है, तो आपको एक बात यहाँ पे ध्यान से सुनो, आपकी जो ये वैल्यू आने वाली है उसमें आपका पी नहीं होने वाला है ना, पी तो होगा नहीं। तो आप एक बात का ध्यान रखना, क्योंकि आपको डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू पी करना है, तो आपका इक्वेशन में पी होना काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर पी ही नहीं होगा इक्वेशन में तो आप डिफरेंशिएट कैसे करोगे। तो इस केस में आप हमेशा ध्यान रखना कि जब भी आप इसको यहाँ पे ये स्ट्रेन एनर्जी निकाल रहे हो, तो आपका लोड की वैल्यू को पी ही पुट करना पड़ेगा। अगर आपका वहाँ पर लोड गिवन है, जैसे सपोज अपने पर 3 लोड गिवन था ना, तो इस 3 को आप पी मान लो कुछ देर के लिए। कब तक के लिए, जब तक आपका स्ट्रेन एनर्जी निकलती है। ठीक है, तो लेट सपोज मैं आपकी इस 3 को पी मान लेता हूँ। ठीक है, ये मुझे पता है इसकी पी की वैल्यू 3 है, बट मैं इसका भी यूज़ नहीं कर रहा हूँ। तो अगर मैं आपका पी को 3 मानता हूँ, 3 को पी मानता हूँ, तो आपकी जो आर ए आर बी है वो भी आपका चेंज हो जाएगा। तो आपको आर ए आर बी कितना मिलेगा, आर बी पर क्या कन्वर्ट हो जाएगा, आपका 8p/6 हो जाएगा आपका, राइट। और 8p/6 कितना होता है आपका, 8p/6 कितना होगा आपका, यहाँ पे आपका 8p/6 होगा, और ये आपका क्या मिलेगा आपको 4p/3 मिलेगा, है ना, अपवर्ड डायरेक्शन में, राइट। तो यहाँ से आप सेम आप 3 को p में कन्वर्ट कर दो, आपका ये आर ए मिल जाएगा, आपको क्या मिलेगा -p/3 मिलेगा आपको नेगेटिव। ठीक है, नॉन डायरेक्शन, क्लियर है। तो आपकी आर ए आर बी अगर आपकी पी के टर्म्स में आए तो आपका मोमेंट भी पी के टर्म्स में आएगा। ठीक है, तो जहाँ पे आपने आर ए की वैल्यू पुट करी थी और ये पी की वैल्यू पुट करी थी, वहाँ पे आप चेंज कर दो। ठीक है, तो ये आपका यहाँ पर आपने 3 पुट किया था, 3 की जगह आप पी लिख दो, और जो आपकी आर ए की वैल्यू है इसको आप क्या पुट करोगे, यहाँ पर पी की टर्म्स में पुट करोगे। ठीक है, तो आर ए आपका कितना आया था, आपका p/3 आया था आपका आर ए, 4/3। p/3, तो नहीं आर ए आपका p/3 आया था, हाँ p/3 यस सर। डॉट एक्स माइनस, ठीक है, तो इसका स्क्वायर हो गया आपका। ठीक है, तो इससे आपको क्या रहेगा, आपका क्वेश्चन में पी रहेगा अभी। ठीक है, तो आप इस पी की वैल्यू को बाद में पुट कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं आएगी आपकी उसमें, है ना। तो यहाँ पे आपका ये मिलेगा आपको p का स्क्वायर और x का स्क्वायर। ठीक है, तो आप अब दोबारा इसको इंटीग्रेट करो और बताओ मुझे फिर इस केस में आपका क्या वैल्यू आने वाली है। ठीक है, आप लोग सॉल्व करो, मैं भी लिख रहा हूँ, मुझे पता है क्या वैल्यू आने वाली है। ठीक है, आप लोग सॉल्व करो, मुझे बताओ आपकी भी सेम वैल्यू आती है नहीं आती है, p की टर्म्स में आपकी वैल्यू अब आएगी। ठीक है,
ठीक है, सॉल्व करो फटाफट से। मैं पूरा सॉल्व नहीं करूँगा, मैं केवल वैल्यू लूँगा डायरेक्ट। ऐसे ही होगा आपका पी स्क्वायर अपॉन 18 EI भरा आ जाएगा आपका, और इस तरफ आपका पी स्क्वायर अपॉन 2 EI आपका कॉमन कांस्टेंट है तो भरा आ जाएगा आपका, अंदर आपका स्क्वायर बाय dx बचेगा। आप इसको सॉल्व करोगे तो आपको जो u की वैल्यू मिल रही है वो मिल रही है आपकी 5.33 पी स्क्वायर अपॉन EI। क्या यही आ रही है आपकी? मुझे बताओ फटाफट से, सही वैल्यू है? ठीक है, चलो अगर आपकी नहीं आ रही है आप इसे बाद में क्रॉस चेक करते रहना कि वैल्यू यही आ रही है नहीं आ रही है। ये Yes, आपकी sir. वैल्यू आ रही है, ठीक है। तो अब आप इसको डिफ्रेंशिएट कर सकते हो विद रिस्पेक्ट टू पी, तो आपका डेल्टा सी आपको मिल जाएगा। तो डेल्टा सी इज डेल्टा यू बाई डेल्टा पी, तो आपको क्या मिलेगा 5.33 इंटू 2p आपका डिफ्रेंशिएशन से मिलेगा अपॉन EI, ठीक है। अब आप इसमें p की वैल्यू पुट कर दो, तो p की वैल्यू क्या है आपकी 3 है, तो आप इसे पुट कर दो 5.33 इंटू 2 इंटू 3 अपॉन EI। तो ये जो आपकी वैल्यू मिल रही है आपको 32 PI मिल रही है, ठीक है। तो जो आपका डेल्टा सी आ रहा है वो आपका आ रहा है 32, सॉरी EI है नीचे, मैंने P लिख दिया, 32 बाई EI, ठीक है। ये आपका डेल्टा सी की वैल्यू आ रही है, क्लियर है। तो ये आपका डिफ्लेक्शन था। तो आपने Yes, यहाँ पे एक sir. बात नोट करी कि आपकी जो u की वैल्यू आती है उसमें आपका p होना काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तभी आप उसको डिफ्रेंशिएट कर पाओगे, है ना। सेम अगर आपको स्लोप निकालना है तो स्लोप वाले केस में आपको वहाँ पे m होना काफ़ी इंपॉर्टेंट है, मोमेंट होना काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तभी आप उसको डिफ्रेंशिएट कर पाओगे विद रिस्पेक्ट टू m, ठीक है। तो यहीं से आपका एक कंसेप्ट बनता है डमी लोड का। वो कंसेप्ट ये कहता है कि अगर आपको क्वेश्चन में पूछता है, आपको लोड दे दिया उसने c पे और आपसे बोल दे कि आपका लोड निकालो डी पे, एक कोई डिफरेंट पॉइंट है जहाँ पे आपका कोई भी लोड एक्ट नहीं कर रहा है, राइट। आपका ये डी पॉइंट है, यहाँ पे कोई भी लोड एक्ट नहीं कर रहा है, आपसे वो पूछ ले कि इस डी पॉइंट पे आप डिफ्लेक्शन निकालो। तो इन दैट केस क्या करते हो आप एक लोड एज्यूम कर लेते हो जिसको हम कहते हैं आपका डमी लोड, राइट। डमी लोड का मतलब, इसका नाम डमी क्यों पड़ा है? क्योंकि ये डमी होता है, डमी का कुछ खास पर्पस नहीं होता है, वो केवल दिखावे का होता है। जैसे आपने डमीज़ अपने शोरूम्स वगैरह में देखे होंगे ना, उसमें कपड़े लगे रहते हैं, तो वो एक्चुअल इंसान तो होते नहीं है, मतलब रहते तो इंसान की तरह है बट एक्चुअल परफॉर्म तो नहीं कर सकते हैं, वो केवल दिखाने के लिए हैं आपको, है ना। तो जो डमी लोड होता है वो आपको केवल दिखाने के लिए होता है। तो डमी लोड आप पी ले सकते हो। सेम अगर आपको कहीं पे स्लोप चाहिए होगा तो वहाँ पे आप डमी मोमेंट भी ले सकते हो, एम भी ले सकते हो, ठीक है। तो आप एज्यूम कर लोगे यहाँ पे आपका एक लोड लग रहा है, पी लोड लग रहा है, ठीक है। बट आप कहोगे कि आप लोड लगा रहे हो इसमें अपनी तरफ से, तो आपका स्ट्रक्चर का ज्योमेट्री बिगड़ जाएगा आपका, है ना। आपका क्वेश्चन चेंज हो गया अगर आपने अपनी तरफ से लोड लगा दिया कोई। तो आपका जो ये लोड होता है डमी लोड, इसकी वैल्यू आप 0 मानते हो, मतलब आपने कोई लोड नहीं लगाया यहाँ पर, 0 लोड लगाया आपने, है ना। आपने केवल ऐसे एज्यूम कर लिया एक डमी लोड लग रहा है डी पॉइंट पे पी का, और उसकी जो वैल्यू है वो 0 है, राइट। तो आप इस p की वैल्यू आपको 0 पता है, बट आप इसको अभी नहीं मानोगे कि 0 वैल्यू है। आप इस p को रख के अपनी स्ट्रेन एनर्जी निकालो और उससे फिर डिफ्रेंशिएट करो विद रिस्पेक्ट टू p, फिर फाइनली आप उसकी वैल्यू को 0 पुट कर दो। जैसे हमने यहाँ पे आपका p से सॉल्व किया पूरा, देन उसको डिफ्रेंशिएट किया विद रिस्पेक्ट टू p, एंड लास्ट में उसकी वैल्यू को 3 पुट करा, है ना। वहाँ पे आप क्या करोगे, उसकी वैल्यू को 0 पुट कर दोगे, तो आपको अपना आंसर मिल जाएगा, ठीक है। तो इसलिए इसे डमी लोड कहते हैं, क्योंकि इससे कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ने वाला है स्ट्रक्चर में, क्योंकि लोड आपका क्या है, वैल्यू 0 है लोड की। मोमेंट भी आप पुट कर सकते हो, मोमेंट की वैल्यू 0 पुट कर दो, राइट। एक मोमेंट अप्लाई कर दो और उसकी वैल्यू 0 रख दो, तो वो आपका डमी लोड या डमी मूवमेंट बन जाएगा, क्योंकि एज़ पर आपका उसमें लोड से कुछ इफेक्ट नहीं आने वाला है, वो केवल आपका पर्पस फुलफिल कर देगा। आपको जो निकालना है, जो एनालाइज करना है, वो आपका हेल्प कर देगा उसमें, है ना, और कुछ भी इफेक्ट नहीं डालेगा स्ट्रक्चर में,
ठीक है। तो सेम आपका इस केस में आपका एक स्लोप पूछा है आपसे ए पे, थीटा ए पूछा है आपको, राइट। पर थीटा ए पे आपका कोई भी मोमेंट एक्ट नहीं कर रहा है, तो जब आपका मोमेंट ही एक्ट नहीं कर रहा है यहाँ पर, तो हम स्लोप कैसे निकालें? तो क्या करेंगे हम आपका उसके लिए, आपका एक डमी मोमेंट एज्यूम कर लेंगे कि आपका एक डमी मोमेंट लग रहा है ए पॉइंट पे एम नाम का, ठीक है। एक एम से हमने से डिनोट कर दिया इस मोमेंट को, ये आपका एक डमी मोमेंट है, दैट मीन्स इसकी वैल्यू 0 है, ठीक है। बट ये 0 को हम बाद में पुट करेंगे, फिलहाल हम इसको m मान के चलेंगे और पूरा क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे इस तरीके से, ठीक है। तो इसको देखते हैं आपका स्लोप कैसे निकालते हैं, ठीक है। तो हमने क्या करा, आपका जो ये बीम था, यहाँ पे आपका एक लोड लग रहा है 3 का, तो यहाँ पे हमने आपका एक मोमेंट मान लिया है अपनी तरफ से एक m का, ठीक है। और वहाँ पे m की वैल्यू क्या है, 0 है एक्चुअल में, ठीक है। तो अब हम इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो इन दिस केस आपकी रिएक्शन दोबारा चेंज हो जाएगी, क्योंकि आपने यहाँ पे एक मोमेंट माना है m, तो आपको दोबारा से रिएक्शन कैलकुलेट करनी पड़ेगी RA एंड RB, ठीक है। तो RA RB आप निकालो फटाफट से, अगर आपका मोमेंट m लग रहा है, ठीक है। तो अगर आपको RA RB निकालना है तो क्या करो आप लोग, आप मोमेंट ले लो, B पॉइंट पे मोमेंट ले लेते हैं हम आपका, ठीक है। तो B पॉइंट पे मोमेंट लेते हैं, तो आपको क्या क्या मिलने वाला है, RA इंटू 6 मिलेगा, राइट, एंड माइनस M मिलेगा, क्योंकि आपका मोमेंट क्या है, ये वाला आपका क्लॉकवाइज है, नहीं फिर तो पॉजिटिव रहेगा, क्लॉकवाइज तो पॉजिटिव होता है आपका लेफ्ट हैंड साइड, एंड एक आपको माइनस 3 मिल रहा है, 3 इंटू 2, जो आपका ये 3 किलोन्यूटन का लोड है, ठीक है। सॉरी, आपका 3 पॉजिटिव होगा और ये आपका m नेगेटिव होगा, इसको हम आपका मूवमेंट की डायरेक्शन चेंज कर लेते हैं, ठीक है। ऊपर की तरफ मान लेते हैं, एंटी क्लॉकवाइज मान लेते हैं, ठीक है। वो हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि अच्छा होता, अगर नीचे प्रेस तो कोई दिक्कत नहीं आने वाली उसमें, हमने इसलिए करा कि आपका बुक में वो है, तो हम बुक की तरह से चलते ताकि हमारा हम मैच कर सके टाइम टू टाइम कि हमारा सही चल रहा है नहीं चल रहा है, ठीक है। तो आप चाहो तो क्लॉकवाइज ही मान सकते हो, अगर क्लॉकवाइज मानोगे तो आपका m पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है। एंड 3 आपका ऑलरेडी क्लॉकवाइज मूवमेंट है B के अराउंड, तो हमने उसको पॉजिटिव माना है, ठीक है। सभी क्लियर है क्या हमने किया है, RA आपका पॉजिटिव क्रिएट कर रहा था B के अराउंड, RA आपका क्लॉकवाइज क्रिएट कर रहा है तो हमने उसे पॉजिटिव माना है, M आपका एंटी क्लॉकवाइज है तो हमने उसे नेगेटिव माना है, 3 आपको क्लॉकवाइज क्रिएट कर रहा है आपका B के अबाउट, तो आपका उसको पॉजिटिव माना है। तो यहाँ से आपको RA मिल जाएगा आपका, तो ये आपका होगा m माइनस 6 डिवाइडेड बाई 6, ठीक है। यही होगा आपका RA की वैल्यू, ठीक है। तो आप इसको लिख सकते हो m बाई 6 माइनस 1 भी लिख सकते हो, है ना। तो ये आपका RA हो गया। RB निकालने की आपको ज़रूरत नहीं है, राइट। चाहो तो आप निकाल सकते हो, ज़रूरत क्यों नहीं है, क्योंकि आप चेक कर सकते हो, जो हमने अभी लास्ट अभी किया था आपका पहला पार्ट, उसमें हमने आपका RB का यूज़ नहीं किया है कहीं पर, हमने जो आपके मोमेंट निकाले हैं उसमें आपका RA का यूज़ किया है, और जो आपका लोड एक्ट कर रहा था उसका यूज़ किया है, हमने कहीं पे भी आपका RB यूज़ नहीं किया है ना। तो आपको RB निकालने की ज़रूरत नहीं है, आप चाहो तो निकाल सकते हो, ठीक है। नाउ वी विल कैलकुलेट, आपका स्ट्रेन एनर्जी कैलकुलेट करते हैं हम आपका, ठीक है। स्ट्रेन एनर्जी कैलकुलेट करते हैं, तो ये आपकी होगी 0 से लेकर 6 तक, mx1 का होल स्क्वायर अपॉन 2EI डॉट dx प्लस 0 to 2 mx2 का होल स्क्वायर अपॉन 2EI dx, ठीक है। तो सबसे पहले आपका सेक्शंस दे लेते हैं आपका, फॉर ए बी आपका मैंने सेक्शन सेम लूँगा जैसे आपका पहले लिया था मैंने आपका सेक्शन, इसकी डिस्टेंस आपका हम ए से मान लेते हैं, एंड फॉर बी सी आपका सेम सेक्शन लिया मैंने, डिस्टेंस सी से मानेंगे, ठीक है।
तो इन केस ऑफ फर्स्ट सेक्शन आपका मोमेंट क्या मिलने वाला है, सेक्शन के लेफ्ट हैंड साइड आपके दो मोमेंट्स हैं, एक आपका आर ए के कारण है और एक आपका एम के कारण है, ठीक है। तो दोनों के कारण आप मोमेंट यूज़ करोगे इक्वेशन में अपनी। तो जो आपकी इक्वेशन बनेगी 0 to 6 mx, आपको क्या मिलेगा, सबसे पहले आप क्या करो, आर ए का लिख लो, तो आर ए मल्टीप्लाई बाई एक्स, ठीक है। ये आपका पॉजिटिव मोमेंट है, ठीक है, आर ए मल्टीप्लाई बाई एक्स माइनस जो आपका एम मोमेंट एक्ट कर रहा है, ठीक है। तो ये दोनों ही आप लोगे का होल स्क्वायर अपॉन 2EI dx। क्लियर है सभी को यहाँ तक, ठीक है। देन आपकी जो नेक्स्ट टर्म है 0 to 2, इन दिस केस जो आपका मोमेंट होगा वो क्या होगा, 3x ही होगा, यहाँ पर नेगेटिव में होगा आपका ये का होल स्क्वायर अपॉन 2EI dx, ठीक है। तो यहाँ पर आप एक चीज़ का ध्यान रख सकते हो कि जो आपकी ये दूसरी वाली टर्म है आपकी, जो आपका सेकंड पार्ट है, इसको जब हम आपका डिफ्रेंशिएशन करेंगे आपका, है ना, जब हम डेल यू बाई डेल एम करेंगे, जब आपका डेल यू बाई डेल एम करेंगे तो आपका जो सेकंड वाली टर्म है इसमें आपका एम नहीं है बिल्कुल भी, राइट। तो जब आपका इसमें एम है ही नहीं तो आपका ये टर्म आपका कुछ भी वैल्यू नहीं देगा, आपका ज़ीरो वैल्यू दे देगा, राइट। तो इससे हम आपका अभी डिफ्रेंशिएशन कर देते हैं ताकि आपको फालतू अननेसेसरी इंटीग्रेशन ना करना पड़े, ठीक है। तो मैंने आपका अभी डिफ्रेंशिएशन कर दिया, क्या क्या मैंने आपका अभी आपका डिफ्रेंशिएशन कर दिया विद रिस्पेक्ट टू एम। आप चाहो तो बाद में भी कर सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, जस्ट टू सेव योर टाइम, ताकि आपको पता चले कि आप कैसे अपना टाइम सेव कर सकते हो और किस तरीके से आप काम कर सकते हो ईजीली, है ना। तो हमें थीटा ये निकालना है, तो आपका मैंने क्या करा, डेल यू को कन्वर्ट आपका डिफरेंशिएशन कर दिया विद रिस्पेक्ट टू डेल एम। तो जो आपकी पहले वाली टर्म है आपकी 0 to 6, इसमें आपका 2EI आपका कांस्टेंट है, इसमें कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला डिफरेंशिएशन से। जो आपकी ये ऊपर वाली टर्म है, यहाँ पे आपकी आर ए की वैल्यू में भी आपकी एम की वैल्यू आती है, राइट। सबसे पहले तो मैं आपकी आर ए की वैल्यू पुट कर देता हूँ यहाँ पर वाले टर्म्स में, ठीक है। यहाँ पे मैं आर ए की वैल्यू पुट कर देता हूँ ताकि आपको ईजी रहे, ठीक है। तो आर ए की वैल्यू कितनी आई थी आपकी, m/6 - 1 आई थी आपकी आर ए की वैल्यू, ठीक है। ये आई थी आपकी m/6 - 1, ठीक है। अब मैं इसका इंटीग्रेशन कर देता हूँ, और सॉरी डिफरेंशिएशन कर देता हूँ आपका। तो उसका जो डिफरेंशिएशन मिलेगा आपको, सबसे पहले आप देख सकते हो इसका स्क्वायर है, तो सबसे पहले स्क्वायर का डिफरेंशिएशन होगा, तो 2 × m/6 - 1 x - m, ठीक है। सबसे पहले मैंने आपका x की पावर स्क्वायर है ना आपकी, इसका डिफरेंशिएशन करा, तो 2x लिख दिया मैंने आपका, ये पूरी x मान लो आप इसको, है ना, ठीक है। फिर आप दोबारा इसका डिफरेंशिएशन करोगे तो आपको जो सेकंड टर्म मिलेगी, राइट, आप मतलब विद रिस्पेक्ट टू dm दोबारा करोगे आप इसको, ये अंदर वाली टर्म को m/6 - 1 का x - m, इसका डिफरेंशिएशन दोबारा करोगे, ठीक है। अभी करके देखते हैं उसको। प्लस आपकी जो ये नेक्स्ट टर्म है, सेकेंड वाली टर्म है, ये वाली टर्म, इसमें आपको कहीं पे भी m नहीं दिख रहा है ना, तो आपका ये 0 हो जाएगा, ठीक है। आपको पता होगा कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 0 होता है ना। तो जबकि सेकंड टर्म है आपकी वो 0 हो जाएगी, तो आपको ये सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, इससे आपका एक बेनिफिट मिल गया यहाँ पर, ठीक है। तो फर्दर इसको डिफरेंशिएट करते हैं आपका, हाँ ठीक है, 0 to 6, 2 से आपका 2 पड़ जाएगा यहाँ नीचे, तो आपका ये बचेगा m/6 - 1 x - m अपॉन EI। देन आपके जो ये इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, फटाफट से मुझे बताओ। इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, देखो आपकी हम डिफरेंशिएशन कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू m नॉट x, इसका ध्यान रखना, हम x के टर्म में डिफरेंशिएट नहीं कर रहे हैं, m के टर्म में डिफरेंशिएट कर रहे हैं। तो इसको थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं आपका, तो ये बनेगा आपका m/6x - x - m, ठीक है।
तो m/6 x का डिफरेंशिएशन क्या मिलेगा आपको, x/6 मिल जाएगा, राइट। और माइनस x का डिफरेंशिएशन क्या मिलेगा आपको, 0 मिलेगा, क्योंकि आप m के टर्म्स में डिफरेंशिएशन कर रहे हो, ठीक है। फिर आपको माइनस m का क्या मिलेगा, आपको -1 मिल जाएगा, ठीक है। तो ये आपका डिफरेंशिएशन जो आपको मिल रहा है। कोई डाउट किसी को यहाँ तक डिफरेंशिएशन में? डाउट है तो पूछ सकते हो आप लोग, ऐसे तो नॉर्मल डिफरेंशिएशन है आपका ही, ठीक है। तो फर्दर सॉल्व करो इसको आप, ये आपका हो जाएगा m/6 - 1 x - m अपॉन EI, और यहाँ पे आपको मिलेगा x/6 - 1, ठीक है। अब आप क्या कर सकते हो, अब आप m की वैल्यू को 0 पुट कर सकते हो, ठीक है। तो अब आपको पता है m 0 है आपका, जो आपने m लिया था स्टार्टिंग में वो 0 है उसकी वैल्यू, तो आप इसको पुट कर दो अपनी इक्वेशन में, तो आपको जो थीटा a मिलेगा वो मिलेगा 0 to 2, m की वैल्यू 0 हो जाएगी आपकी, तो 0/6 0 हो जाएगा आपका, ये भी आपका 0 हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पे आपको -x मिलेगा, राइट। तो -x, और इस तरफ आपका x/6 - 1 डिवाइडेड बाई a, ठीक है। तो इस -x से आप अंदर मल्टीप्लाई कर दो तो आपका ये बन जाएगा x² by 6 -x² by 6 प्लस x, ठीक है। इसका इंटीग्रेशन आपको भी करना है, अभी हुआ नहीं है, अपॉन EI। तो फटाफट से इसका इंटीग्रेशन करो, मुझे बताओ क्या वैल्यू आ रही है आपकी। अब तो कर सकते हो आप इंटीग्रेशन, x के टर्म्स में मैं लिख दिया है, दोनों का अलग तरीके से डिफरेंशिएशन कर लो, अलग अलग करके, है ना। तो जो आपका EI है वो आपका बाहर आ जाएगा, कांस्टेंट टर्म है। जो आपका अंदर बचेगा वो क्या बचेगा आपका, ये आपका x³ हो जाएगा, x³ - x³ बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 6 प्लस x² बाय 2 एंड 0 to 6, ओके। तो आप इसे फर्दर सॉल्व करोगे तो आपको जो वैल्यू मिल रही है वो मिल रही है 6/EI, तो ये आपकी थीटा a की वैल्यू है। क्लियर है सभी को? बताओ सभी को समझ में आया? ठीक है, अभी का क्वेश्चन हम और प्रैक्टिस करेंगे डमी लोड वाले, तो आपका थोड़ा क्लियर हो जाएगा। पर आप लोग को जितना समझाया समझ में आया सभी को? डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन आपका अच्छा होना चाहिए, सॉल्व करना आपको आना चाहिए, है ना। वो अभी सिखाने वाली बात नहीं है, ये आपको 11th-12th तक सीख के आए होंगे, राइट। तो कुछ नहीं करा, बस आपको स्टार्टिंग मैंने कंसेप्ट बताया कि आप यहाँ पे m ले लोगे, है ना। बाकी जो भी आप ये काम हुआ है सब आपको ऑलरेडी आना चाहिए, इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन सब आपको आना चाहिए, राइट। क्लियर? बस आप एक बात का यहाँ पे, जो आपकी यहाँ पे एक बात ध्यान रखने वाली है, ठीक है, वो ये रखने वाली बात है कि इस m की वैल्यू को जब आप 0 पुट कर रहे हो वो कब पुट करना है, इसका ध्यान रखना है। आप डमी लोड की वैल्यू 0 आप हमेशा तभी पुट करोगे जब आप डिफरेंशिएशन कर चुके होंगे, क्योंकि आपने ये p और m तभी मानते हो क्योंकि आप डिफरेंशिएशन, आपको बताया मैंने आपका कि हम p और m क्यों मानते हैं, ताकि आप डिफरेंशिएट कर सको, है ना, यही तो सोल पर्पस है उसका। तो आप m की वैल्यू को 0 तभी पुट करोगे जब आप डिफरेंशिएशन कर चुके होंगे। तो मैं यहाँ पे आपका डिफरेंशिएशन ऑलरेडी कर चुका हूँ ऊपर, राइट। अगर आप पहले u निकालते हो फिर डिफरेंशिएशन करते हो तो उसके बाद ही आप m की वैल्यू को 0 पुट करोगे। तो ये नोट करके आप हमेशा ध्यान रखना कि फर्स्ट डिफरेंशिएट u with respect to dummy load, then put its value equal to 0, ठीक है। इसको हमेशा ध्यान रखना आप लोग। अगर आपने डिफरेंशिएशन से पहले इसको 0 पुट कर दिया तो कुछ फ़ायदा नहीं होगा, उसका आपको वैल्यू नहीं मिलने वाली है, जो आपने यूज़ किया उसका कुछ फ़ायदा नहीं होने वाला। क्लियर है सभी को? चलिए ठीक है, फिर आज के लिए इतना ही रख, आज के इतने अपनी क्लास थोड़ी लंबी हो गई, पर ज़रूरी था आपको समझाना, क्योंकि नेक्स्ट क्लास में आपका हम और चीज़ें देखेंगे, आपका फ्रेम्स के क्वेश्चन देखेंगे, देन आपके बहुत सारे मेथड्स और भी हैं उनको भी देखने वाले हैं, जैसे आपका बैटीज लॉ हो गया, मैक्सवेल रेसिप्रोकल थ्योरम हो गया, वो आपका हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो मिस मत करना। चलिए ठीक है, आप लोग अब लीव कर सकते हैं। अच्छा, आपको स्क्रीनशॉट